Students, today we have another topic of personality, that is Eastern perspective of personality, and I'm going to discuss about this Eastern perspective. ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में एग्जैक्टली क्या इंक्लूड है, पहले ये देखिए। ईस्टर्न ट्रेडिशन हमारा जो है, जो ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का ये जो कंटिनेंट है, उसी को हम लोग ईस्टर्न के नाम से जानते हैं। और इसमें जो भी फिलॉसफी या डेवलपमेंट है, उसी को ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट एशियन रिलीजन में अगर आप देखें तो इसमें जो है ताओइज्म, कन्फ्यूजियम एंड सूफिज्म, ये तीन मेन आते हैं ईस्ट एशियन उसमें रिलीजन। उसी तरह से कुछ इंडियन ओरिजिन के रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म है। ये चीजें जो आती हैं वो इंडियन ट्रेडिशन इसको आप कह सकते हैं। तो इन एरियाज में जो भी फिलॉसफी और कल्चर है, उन सबका मिला जुला जो रूप है, उसको हम लोग ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से टॉपिक है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में, अगर हम पढ़ने लगे तो जैसे आप वेस्ट में पढ़ते हैं, तो वेस्ट में बेसिकली चार आपको स्कूल है: साइकोडायनामिक्स, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। इन्हीं चार में से किसी न किसी स्कूल से आपके जितने सिद्धांत है पढ़ाने हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सारी जो थ्योरीज पढ़नी है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की है, और यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में केवल आपको ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग खास तौर से जो इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें जो हिंदुइज्म है, उस पर फोकस करेंगे यार। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को, तो एक बुक है पर्सनालिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, फ्रेजर एंड पार्डीमैन की बुक है, जिसमें आपको तीन उसमें अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं, चैप्टर दिए हुए हैं। हिंदुइज्म योगा पर, जैन बुद्धिज्म पर, एंड इस्लाम का जो है सूफिज्म, उन तीन पर अलग अलग दिए। बाकी ट्रेडिशंस में उतने जो है रिसर्च नहीं हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो हम जो है हिंदुइज्म या जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, उससे समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि ये पर्सनालिटी और मोटिवेशन क्या है। चलिए, कई जगह आपको इस बात का कंफ्यूजन होगा कि पर्सनालिटी और मोटिवेशन के सिद्धांत एक ही है। जैसे अगर आप मोटिवेशन में नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ये सब सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत से सिद्धांत हैं जो पर्सनालिटी में भी हैं और मोटिवेशन में भी हैं। आप बॉन्डरा का सिद्धांत देखते हैं, रॉजर्स का सिद्धांत देखता है, बॉर्डर जो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी देखिए। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन में भी यूज होती है और पर्सनालिटी में भी यूज होती है, और ये बहुत पॉपुलर थ्योरी है। लेकिन मास्लो की थ्योरी की ओरिजिन कहाँ है, मैं आपको आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो है भगवत गीता में, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हम क्यों मोटिवेटेड होते हैं, हमारा मोटिवेशन का जो कारण होता है, या जो भी हमारा जो एक्शन है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ठीक है, वो विशेष प्रकार के एक्शन में हम क्यों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत पहले ही भगवत गीता में भी लिखा है। वेद भगवत गीता से पहले भी जो पुराण है, वेद हैं, उनमें इन सब चीजों की चर्चा है। ठीक है, कि जो है हम नीड ग्रेटिफिकेशन या डिजायर के ग्रेटिफिकेशन के लिए सर्टेन टाइप ऑफ एक्शन और बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और इन्हीं जो हमारे जो रिस्पॉन्सेस होते हैं किसी नीड या डिजायर के लिए, जो हम अनुक्रिया करते, प्रतिक्रिया करते हैं,
तो वो अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारी खुशी या दुख का कारण बनता है। तो सुख और दुख का कारण हमारा व्यवहार है, ठीक है। और इसी से जो है बंधन और स्वतंत्रता बाद में जो है तय होती है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर ज्यादा करते हैं, अपने नीड के ग्रेटिफिकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, तो उससे व्यक्ति में अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब जिसको कहते हैं राग द्वेष, समझते हैं, ठीक है। तो एक तरह से किसी चीज से अटैच होना, राग होना, ठीक है, या द्वेष अवर्जन, अवर्जन मतलब उससे दूर, ठीक है। तो ये राग द्वेष का निर्धारण भी जो है एक तरह से हमारे जो भी नीड डिजायर है उनके प्रति हम कितना जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और इसी से हमारा जो है जन्म चक्र, इसको जो है कहते हैं कि बर्थ और रीबर्थ, तो हमारा जन्म और पुनर्जन्म, कर्म, ये सब सारी चीजें तय होती हैं, ठीक है। ये देखिए विशेष साइकिल है हमारे डेथ और रीबर्थ की। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं अपने नीड और डिजायर के प्रति, इफ यू आर सेल्फिश टू योर नीड एंड डिजायर, दैट विल लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ कर्मा, और उससे सफरिंग होती है, दुख होता है, देन डेथ और देन रीबर्थ। और रीबर्थ के बाद फिर से व्यक्ति उसी जीवन चक्र में चलता रहता है, झूलता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे जो है ये जो जीवन चक्र हमारा है उससे मुक्ति कैसे मिले, ठीक है। तो उसी को कहा गया है कि जो हमारी हिंदू इंस्क्रिप्शन है उसमें इस बात का जिक्र है कि कमी के बावजूद भी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के लिए जो है उसकी केवल उसी की पूर्ति के लिए मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इच्छा का यहाँ पर मतलब डिजायर से है कि दो तरह की चीजें हैं, नीड और डिजायर। तो अगर हिंदी में उसको देखें तो हम लोग इच्छा और तृष्णा कहते हैं, आवश्यकता और तृष्णा। तो आपकी नीड जो होती है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लेकिन जो डिजायर्स हैं उसका सेटिस्फाइड होना आवश्यक नहीं है हमारे इस मेथोलॉजी के अनुसार, हिंदुइज्म के अनुसार, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपको सफरिंग से मुक्ति चाहिए तो आपका व्यवहार जो है गॉड सेंट्रिक होना चाहिए, तभी आप इस जो है जो विशेष साइकिल है उससे आप निकल सकते हैं बाहर, या फिर जो कहते हैं कि मुक्ति पा सकते हैं। कैसे यह आपका पाथ है ये लिबरेशन या सेल्वेशन का, तो आपको मुक्ति मिलेगी या फिर से गुलामी में आएंगे, दास्ता में आएंगे, फिर से वही चक्र फॉलो करेंगे। वो इस पर देखिए, बर्थ, बर्थ के बाद जो आपका कर्म है अगर वो गॉड सेंट्रिक होता है तो डेथ के बाद व्यक्ति को सॉल्वेशन की जगह जो है लिबरेशन मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है, वो मुक्ति मिल जाती है उसको। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, ठीक है, हमको हमारे यहाँ जो है आश्रम व्यवस्था है, आपको पता है कि 4 आश्रम हिंदुइज्म में बताए गए हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य, सॉरी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस आश्रम में ही जो ह्यूमन लाइफ की 4 महत्वपूर्ण एम है, लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, और तभी वो जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इन टर्म्स ऑफ हिंदुइज्म? तो कहते हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये चारों इस खास तौर से जो हमारा गृहस्थ आश्रम है उसमें जो है पूरा होता है, और यही जीवन की 4 कह सकते हैं लक्ष्य हैं, 4 आवश्यकताएं हैं, और यही 4 जो है चीजें तय करती हैं आपके जीवन और मृत्यु के चक्र को। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको
क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, इस फिलॉसफी को बताने के पीछे कारण क्या है। तो अभी तक आपने जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, मोटिवेशन में भी पढ़ा होगा, हो सकता है कि पर्सनालिटी में भी आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो आपको रॉजर्स और केली पढ़ना है, मास्लो नहीं पढ़ाया गया होगा। वो कहते हैं कि व्यक्ति के नीड की चार जो है, पांच जो है स्टेजेस है। सबसे नीचे जो है बायोलॉजिकल नीड होती है, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड है, फिर लव बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, देन सेल्फ स्टीम की, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अगर आप इस हमारे जो हिंदुइज्म के जो चार मुख्य जीवन लक्ष्य हैं उनको देखते हैं और फिर उनके आधार पर मास्लो को पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि मास्लो ने कुछ नया नहीं किया है, बल्कि हमारी फिलॉसफी के जो जीवन लक्ष्य थे उसको उन्होंने चोरी कर लिया है। तो कैसे किया है, देखिए कि काम, पहला हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, काम। काम को कहा गया कि बेसिक नीड फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर इन लाइफ, एंड इसी काम को वो बायोलॉजिकल नीड कहते हैं। जहां पर ये जो हिंदी में काम लिखा हुआ है, जिसको कहा गया कि शारीरिक सुख के लिए, ठीक है, जो चीजें आवश्यक हैं वो काम के अंतर्गत आती है, ठीक है। शारीरिक सुख में जो है काम का यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर है, वो सेल्फ नहीं, सेल्फ केवल सेक्स से नहीं रिलेटेड है, ठीक है। काम और यौन में अंतर है, ठीक है। और इसी तरह का कॉन्सेप्ट फ्रायड भी डिस्कस करते हैं। फ्रायड भी जब अपने सेक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो क्रिटिसिज्म उनकी बहुत होती है, लेकिन उनकी जो बेसिक चीज है उस पर कोई फोकस ही नहीं करता। वो कहते हैं कि सेक्स इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वो लव को भी उसी में इंक्लूड करते हैं। वर्ड उन्होंने गलत इस्तेमाल किया था, अदरवाइज उनकी अवधारणा ब्रॉडर है, क्योंकि वो इसी काम की अवधारणा को चोरी करके ले गए हैं, ठीक है। उसी तरह अर्थ है जो हमारे जीवन का दूसरा लक्ष्य है। अर्थ का क्या मतलब होता है कि बेसिक नीड फॉर सिक्योरिटी, फेम एंड वेल्थ। और यही जो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का दूसरा पहलू है। पहला है बायोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो अर्थ। तीसरा क्या है, धर्म। धर्म क्या है, बेसिक नीड फॉर रिकॉग्निशन थ्रू वर्च्यू, सोशल ड्यूटीज एंड नॉलेज इन, ठीक है, ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। तो थ्रू वर्च्यू, सोशल ड्यूटी, जो सामाजिक आपके जिम्मेदारी उनके द्वारा, आप मॉरल कैरेक्टर के द्वारा, या जो हमारे ग्रंथ है उनके ज्ञान के द्वारा आप इस तरह का रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है मास्लो भी कहते हैं, नीड फॉर रिकॉग्निशन की वो बात करते हैं, ठीक। और जो चौथा हमारा कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, इसको कहते हैं नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और इसी को जो है मास्लो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मीन्स fully developing potential, या कैन से कि यूटिलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल। तो मोक्ष की जो अवधारणा है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से है। अब आप जीवन के इस हिंदुइज्म के जीवन के जो चार लक्ष्य हैं उनको पढ़ते हैं, और फिर जब आप जो है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि मास्लो ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे जो जीवन के जीवन लक्ष्य थे, हमारे जो फिलॉसफी के जीवन लक्ष्य थे, उन्हीं को वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल आधार बनाकर प्रायोगिक साक्ष्यों के साथ उसको रखते हैं, और नीड हायरार्की थ्योरी के रूप में ये पॉपुलर होती है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी साइंटिफिक मानी जाती है, और हिंदुइज्म के जो चार जीवन लक्ष्य हैं उसको जो है अवैज्ञानिक तथ्य
क्या कह सकते हैं कि नॉन साइंटिफिक फैक्ट कहकर उसको नकारा जाता है। तो ये एक तरह से आप उसको ये समझ लीजिए कि ये वेस्ट की एक जो है चाल है, जो हमारे ही कंटेंट को चोरी करते हैं और फिर कहते हैं कि आप गलत हैं और हम सही हैं। क्योंकि अभी आपको ये पता होगा कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसका पेटेंट जो है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, जापान ने करा लिया है, वो ओरिजिन इंडियन मूल की। तो हम, मैंने पहले भी कभी कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन में जो हमारी जो समस्या है, हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करते हैं चीजों को, उससे हमका जो है परेशानी होती है, उनका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो धर्म जो है सॉरी काम, अ, ये जो भी मैंने बताया चार इसके जो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इसी यही आधार है मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी का। अब हम थोड़ा सा पर्सनालिटी के टर्म में चले कि पर्सनालिटी के जो क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको डिस्कस किया गया है। तो सर। अगर हम आयुर्वेद को देखें, हाँ कोई प्रश्न है क्या? ये सर सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, अगर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को हम लोग नीड्स को देखें पर्टिकुलरली, तो सर ये कल्चरल ओरिएंटेशन के किस अ, तरफ होता है? कल्चरल ओरिएंटेशन की तरफ, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ होता है या कल्चरलिज्म की तरफ होता है? ऐसा है कि इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। ओके। सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जो है वो एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाती है। ठीक है। और वो एक नीड की बात करते हैं। तो अगर कल्चरल ओरिएंटेशन तो नीड में इतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि नीड जो होती है वो बेसिकली मोर एंड लेस अक्रॉस द कल्चर सेम होती है। ठीक है। और खास तौर से जो डेफिसिट नीड की जो बात की जाती है, जिसको मास्लो ग्रोथ नीड और डेफिसिट नीड में उसको डाइवर्सिफाई किए हैं, क्लासिफाई किए हैं। ग्रोथ नीड वो कहते हैं कि जो ऊपर की जो आवश्यकताएं हैं, जो रिकॉग्निशन की नीड है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, तो वहां पर कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड है, लव और बिलोंगिंगनेस की नीड है, ये डेफिसिट की नीड है। ये मोरलनेस इनैट होती है, बायोलॉजिकल इन नेचर होती है। तो उसमें कल्चरल वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, सेफ्टी उसमें रिकॉग्निशन में हो सकता है और एक्चुअलाइजेशन में कल्चरल वेरिएशन हो सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक नीड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कल्चरल वेरिएशन नहीं होगा। आप किसी भी कल्चर में हो, आपको अगर भूख प्यास लगती है तो उसका ग्रेटिफिकेशन आवश्यक है। बस डिफरेंस ये है कि ग्रेटिफाई करने का तरीका भिन्न हो सकता है। ठीक है। अब हो सकता है कि हिंदुस्तान में है तो आप दाल चावल खाकर अपनी भूख मिटाते हो, आप अमेरिका में है तो आप जो है ब्रेड बटर बन और क्या क्या खा के करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो भी कल्चरल कम, उसको अगर हम देखें तो वो उसकी जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उससे ज्यादा कंट्रोल होती है कल्चर के तुलना में। ठीक है। तो ये जो है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव खाने के तरीके में हो सकता है कि आप हाथ से खाते हैं कि चम्मच से खाते हैं। ठीक है। लेकिन खाएंगे, भूख लगी है तो भूख को शांत करने के लिए आपको फूड की आवश्यकता होगी। अब वो फूड वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप उसको हाथ से खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, प्रोसेस वे में, जैसे उस नीड को ग्रेटिफाई करने के वे में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यू नीड फूड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। यस सर। हम लोग जो है थोड़ा इसके पर्सनालिटी के टर्म में इसको देखें, तो अगर आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है उसको अगर हम देखते हैं, तो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स का जो जन्म है वो अव्यक्त रूप से है। और ये खास तौर से कहा जाता है यहाँ कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से इस जो है संसार की उत्पत्ति हुई है। और प्रकृति को कहा गया मैटर और पुरुष को कहा गया कॉन्शसनेस, चेतना। ठीक है।
तो इसके बाद जो है, इनके बाद इंटेलेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। इसको इस अव्यक्त से, मतलब एक तरह से थोड़ा सा मिस्टीरियस मैथोलॉजिकल है बहुत सी चीजें, लेकिन बाद में जब आती हैं तो ये ज्यादा कह सकते हैं कि व्यक्त हो जाती हैं, मैनिफेस्टेड होती हैं। तो जो अवधारणा है कि प्रकृति और पुरुष से इस संसार की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, एक अव्यक्त रूप में, और इसी अव्यक्त से जो है इस इंटेलेक्ट का जन्म होता है, और ये इंटेलेक्ट फिर आगे जाकर जो है अहंकार के रूप में, ईगो के रूप में डेवलप होता है। अब ईगो के अलग अलग क्वालिटीज हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुण, ठीक है। और ये तीन गुण है, सत्व, रज और तमस, ये तीन तरह के गुण है। तो इसी की चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, कैसे देखिए सब चीजें आती हैं। अब सत्व और रज ये दोनों जो है साथ मिलकर 11 तरह के इंद्रियों का और मनस का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसमें सेंस और मोटर ऑर्गन है, ठीक है, जिसको हम लोग जननेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय कहते हैं, और मनस का मतलब ज्ञानेन्द्रिय से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसी तरह से गुणास तमस और जो है ये रजस सब मिलके जो है 5 तरह के, इसको कहते हैं तन मंत्र का निर्माण करते हैं, एनर्जी क्वांटम, ठीक है। और इनसे जो फिर बाद में पंच महाभूत जिसको कहते हैं, जो है खास तौर से जो हमारी ओरिजिन है, जो भी आप चीज देख रहे हैं, इन्हीं महाभूतों से मिलकर बना है। अब ये पंच महाभूत, इन्हीं से पूरे संसार की का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो कैसे कैसे ये काम करते हैं। अगर आपको इंडियन फिलॉसफी के टर्म में पर्सनालिटी को समझना है, तो हम लोगों को ये सब जो है, ये बेसिक 4 कॉन्सेप्ट हैं। आपको आयुर्वेद, त्रिगुण, जो है स्वभाव और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इन 4 चीजों को ध्यान में रख के हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि आप यूज टू नहीं है। भले ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है, भारतीय इसको आप परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन उससे आप ज्यादा परिचित नहीं है, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, तो अगर हिंदी और इंग्लिश उस दोनों को साथ पढ़ाते हैं, तो वो इंग्लिश को आसानी से सीखता है, उसकी हिंदी जो है कमजोर होती है। कारण उसके पीछे है, अगर आप ढंग से सिखाएंगे तब वो सीखेगा, लेकिन एक लेवल के बाद हिंदी के प्रति उसकी मेच्योरिटी जल्दी डेवलप हो जाती है, सॉरी इंग्लिश के प्रति, हिंदी के प्रति नहीं। इंग्लिश में लेटर्स कम है, कॉम्बिनेशन भी कम होंगे, वर्ड्स भी कम होंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी में लेटर ज्यादा है। अब आपको पता है कि वहां पर कुल मिला के 21 और 5 36 लेटर ही, ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवल मिला के। यहाँ पर पूरी की पूरी जो है एक जो है वर्ण माला, आधी माला होती है, 54 लेटर होते हैं, ठीक है। तो सीधे दोगुना, उसके कॉम्बिनेशन भी उसके ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है कॉन्सेप्ट भले इंडियन है, लेकिन उसको समझने के लिए उस तरह का क्या कहते हैं, उसकी चेतना और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, ताकि उसको आप समझ पाए। तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ाने के भी उसमें नहीं हूँ, बहुत जो आसानी से आपको समझ में आए उन्हीं को मैं रख रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ स्वभाव, हमारे यहाँ जो है पर्सनालिटी टर्म इस तरह का कोई टर्म नहीं है, बल्कि एक शब्द है स्वभाव, और स्वभाव को ही जो है पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट के रूप में जो है दिया गया है। यानी कि जो स्वभाव है एक तरह से गुण है, व्यक्ति की विशेषता है, कहते हैं ना कि उसका ये स्वभाव है। जैसे किसी भी चीज का जो की प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, ठीक है, कहते हैं उसी का वो स्वभाव है, एक तरह से वो है। तो यहाँ पर जो स्वभाव है वो जो है
पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसको बहुत पर्सनालिटी को है हम स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं यूज करते हैं, बल्कि स्वभाव एक ऐसा शब्द है जो पर्सनालिटी और टेम्परामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इंडियन जो मैथोलॉजी है, इंडियन फिलोसफी है, उसमें यूज हुआ है। और ये स्वभाव ही वो शब्द है जो पर्सनालिटी के इक्विवेलेंट माना गया। ठीक है, तो स्वभाव एक इसेंशियल क्वालिटी है। ठीक है, और ये इसेंशियल क्वालिटी जो है सभी लोगों में निश्चित रूप से होती है, और जो जो है आपके व्यवहार के रूप में परिदृश्य है, परिलक्षित है। ठीक है, स्वभाव की वजह से ही आपका एक्शन होता है। तो ये जो है लॉ ऑफ नेचर है कि जो भी आपका व्यवहार होता है वो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, आपकी क्रिया अनुक्रिया आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये स्वभाव एक तरह से चेतना का एक तरह से प्योर पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसमें जब सामाजिकरण होता है तो उसमें जो है कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी आती है, एक जो है उसका स्वभाव बदलता है। जैसे आप इसको इस संदर्भ में समझिए कि जैसे किसी भी चीज का, किसी भी मेटल का अपना एक नेचर होता है, और जब उसको आप पीटते हैं, ठोकते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके जो गुण में परिवर्तन आने लगता है। तो उसी तरह से हमारा स्वभाव है, हमारी पर्सनालिटी है। अरबिंदो का एक लेख है, उन्होंने एशियन गीता में एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी टर्म यूज किया था, और इन्होंने कहा कि हम हमारे पास तीन प्रकार से पावर है, तीन प्रकार के पावर है, जिसको जो सुप्रीम पावर है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम। ठीक है, और ये सुप्रीम पावर प्राप्त करने के लिए सेल्फ और जीव, तो जीव मतलब इंसान, जिसको आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है तो वो एक तरह से सेल्फ के रूप में होता है। ठीक है, व्हेन यू नो अबाउट योर सेल्फ, जब आप जानने लगते हैं अपने बारे में, स्व के बारे में, स्व जो है ये अवधारणा जब आपको डेवलप होती है, तो जीव, सेल्फ और पुरुषोत्तम, इस तरह से ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। अब इसी टर्म में जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें तो जो अरविंदो ने जो स्वभाव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसी से जो है इसी स्वभाव के ही ऊपर उन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को उन्होंने स्वभाव के रूप में रेफर किया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारा ये जो है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलप होती है। कैसे? जीव, फिर द इम्पर्सनल सेल्फ जिसको सेल्फ कहते हैं हम लोग, और फिर पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं सुप्रीम ट्रूथ, मतलब अल्टीमेट जो है सेल्फ जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने जो है कुछ चेतना की आवश्यक अवस्थाओं की भी बात की, और उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी चेतना है, ठीक है, जो कंकरेंट एक्टिविटीज है, वो जो है कॉन्सेंट्रिक सिस्टम में, जैसे एक तरह से उसका सिस्टम क्या है कि साइकिक बीइंग, आत्मन, इनर माइंड, अवेयरनेस ऑफ माइंड, मेंटल सेट एंड अवेयरनेस ऑफ वाइटल सेट एंड अवेयरनेस ऑफ बॉडली सेल्फ। ठीक है, तो इस रूप में हमारी जो है एक साइक्लिक सिस्टम होता है कॉन्शियसनेस का, एनर्जी का। उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक वर्टिकल सिस्टम भी है जो कि सत्यचित आनंद की तरफ जाता है, फ्रॉम द इनकॉन्शियंट टू द ओवर माइंड थे। ठीक है, इनकॉन्शियंट टू ओवर माइंड जिसको कहते हैं सत्यचित आनंद की तरफ वो जाता है। तो इसी को इनको जो है ये जो लेबलिंग है उसको अरविंदो कहते हैं कि दीज आर द लेवल्स ऑफ प्लेन या प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सिस्टम में किस तरह का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो सबसे बाहर देखिए अवेयरनेस अबाउट अ फिजिकल बॉडी। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे उसको केवल अपने फिजिकल बॉडी के बारे में अवेयर। देन वाइटल सीट, वाइटल सीट मतलब जब आपको पता होता है थोड़ा अपने सांस लेने के बारे में, जो आपका वाइटल ऑर्गन है, ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं।
फिर अवेयरनेस जो है आपकी होती है मेंटल स्थिति के बारे में, मानसिक जो आपकी क्षमताएं हैं। फिर हम इनर सेल्फ जो इनर माइंड है उसके बारे में जानते हैं। और फिर लास्ट में आत्मन की तरफ हमारा अवेयरनेस होता है। तो ये अवेयरनेस का बाहर से भीतर की तरफ इस क्रम में हमारा कॉन्शियसनेस है। ये बॉडीली सेल्फ जिसको आप कहते हैं, ठीक है। देन वाइटल, देन मेंटल, मेंटल मतलब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल से, ठीक है। अब ये यहाँ पर फिर देन इनर माइंड, ठीक है। माइंड का ओरिएंटेशन आउटर और इनर दोनों हो सकता है। और लास्ट में जो हमारा आत्मा जिसको कहते हैं, साइकिक भी। तो इस क्रम में हमारा जो है कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, ठीक है। उसी को दूसरे रूप में देखें, जैसे आउटर वर्ल्ड है, हमारे सेंसेस हैं, सेंस माइंड, ईगो माइंड, इंटेलेक्ट माइंड एंड प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको जो है पुरुष कहा गया। तो पुरुष का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस। और जो प्रकृति है वो क्या है, तरह से मैटर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये तीनों चीजें मिलकर माइंड का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। सबटल मटेरियल फ्रॉम बट नॉन लोकल आल्सो कंटेन मेमोरीज एंड डिस्पोजिशंस, ठीक है। दिस इज योर माइंड, इंटेलेक्ट माइंड, ईगो एंड सेंस माइंड, तीनों चीजें मिलकर। तो सेंसेस सबसे पहले आउटर वर्ल्ड के कांटेक्ट में आती हैं और फिर आपका धीरे धीरे इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये पुरुष, और यहाँ पर आप देखें प्रकृति, इसको कहते हैं थ्री गुणास, ठीक है। तो इसमें सबसे जो है सेंस माइंड क्या है, selectively reflect on the material provided by senses, use assimilation and discrimination. Ego mind, what it do, appropriate what is provided by the sense mind in its own, and intellect mind react to the information provided, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, ये यहाँ पर टॉप में डेवलप हो रहा है, जिसको आप कहते हैं पुरुष। और ये जो है साइड में जो चीजें हैं इसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो है प्रकृति, ठीक है। तो आयुर्वेद में अगर जो हमारी जो खास तौर से आयुर्वेद को देखें तो वो सांख्य फिलॉसफी पर ज्यादा हैवीली फोकस करती है। और इसमें जो बताया गया कि वर्ल्ड में चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, ठीक है, वो सारी चीजें 5 चीजों से मिलकर बनती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं महाभूत, पंच महाभूत, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं आकाश है, वायु है, फायर अग्नि, आप वाटर एंड पृथ्वी अर्थ, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और दीज 5 महाभूत कंबाइंड टू फॉर्म 3 दोष, ठीक है। इन 5 महाभूतों से मिलकर, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से 3 तरह के दोष बनते हैं। कौन कौन से हैं, ये वात, पित्त और कफ, ठीक है। और ये जो है वात, पित्त, कफ, ये जो है एक तरह से हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन बॉडी के फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, ठीक है। और इसमें धातु और मल भी आते हैं। कुल कुल मिला के 5 जो है महाभूतों से 5 तरह के जो है चीजों का निर्माण होता है। अब ये देखिए कि ये जो हमारे दोष हैं, ठीक है, वो कैसे महाभूतों से मिलके बने हैं। तो वात दोष जो होता है, वात जिसको कहते हैं, इसमें आकाश और वायु होता है, ठीक है। जिसमें अगर वात प्रोमिनेंट है, उसी तरह से जैसे आप ये बात जो मैं पित्त, वात और कफ बता रहा हूं, जो त्रिदोष, ये त्रिदोष मॉडल है पर्सनालिटी का, ठीक है। उसी तरह से पित्त जो दोष होता है, इसमें क्या होता है कि जो है अग्नि और एक तरह से आपका ये जल, ये इसमें पित्त वाले में होता है। और जो कफ, जिसमें कफ की प्रधानता होती है, कफ, वो उसमें क्या होता है कि जल और पृथ्वी, ये जो है 2 चीजें होती हैं। तो त्रिगुण जो होती है वो त्रिदोष के साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से आप कहें तो आयुर्वेद के अनुसार या हमारी जो जो इंडियन फिलोसफी है उसके अनुसार हम पर्सनालिटी को 2 रूपों में कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, या इसको कहते हैं फिजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस और साइकोलॉजिकल बेसिस। तो फिजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस पर जो हमारी पर्सनालिटी है उसी को हम लोग त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष, और त्रिदोष का निर्माण कैसे होता है कि 5 महाभूतों से मिलकर
तीन प्रकार के दोषों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो है वात, पित्त और कफ। ठीक है। अब जो उसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो है त्रिगुण। ठीक है। और त्रिगुण क्या है? एक तरह से अगर त्रिगुण को देखें तो हमारे पूरे जीवन में ये त्रिगुण के जो तीन डायमेंशंस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तमस, रजस और सत्व, तीन चीजें हैं। ठीक है। तो जैसे कि जो भी चीजें हमारे आसपास मूव कर रही है हमारी बॉडी में, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है, वो किस वजह से हो रहा है? तो तमस गुण के तमस की प्रधानता जो होती है वो एक्टिविटी से होती है। ठीक है। उसी तरह से आप अगर कोशिश करते हैं तो यू कैन स्टॉप द वॉन्डरिंग ऑफ योर माइंड। वाई? बिकॉज जो है ये जो तमस, सॉरी, ये जो है एक्टिविटी रजस की है। तमस जो होती है इसको कहते हैं इनर्सिया। तमस मतलब तामसिक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, इसमें इनएक्टिविटी होती है, इनर्सिया होती है, मतलब उसमें मूवमेंट कम होता है। और रजस जो गुण की प्रधानता होती है उसमें एक्टिविटी या मूवमेंट अधिक होता है। ठीक है। तो उसी तरह से जो है और भी जो चीजें आप देखेंगे कि हम अपने माइंड का जो वॉन्डरिंग है उसी वजह से रोक पाते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, क्योंकि मन में जो है ये तमस गुण भी विद्यमान होता है, यानी इनर्सिया होती है। ठीक है। और जो सत्व होता है एक प्रकार से एक्टिविटी और इनर्सिया के बीच एक बैलेंस है। ठीक है। जिसी को कहते हैं हम लोग सत्व। ठीक है। तो हम जब मेडिटेशन की, डीप मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो है एक मतलब हमारे बॉडी में एक, या हमारे माइंड में एक बैलेंस डेवलप होता है। तो इस रूप में देखते हैं तो त्रिगुण जो है पूरे बाहर भी और अंदर भी हर जगह विद्यमान है। ठीक है। अब त्रिगुण की जो है पहला जो गुण होता है उसको कहते हैं सत्व गुण। और सत्व गुण की विशेषता क्या है कि सत्व इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड इनर्सिया। मतलब एक क्रियाशीलता और एक निष्क्रियता के बीच एक बैलेंस है। मतलब सत्व गुण की प्रधानता जिसमें होती है वो न तो अति सक्रिय होता है न तो अति निष्क्रिय होता है। इसकी जो इस सात्विक स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हैप्पीनेस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, कंपैशन, लाइटनेस इन द बॉडी एंड माइंड, सेल्फ कंट्रोल, कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फलेसनेस, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत। सत्य को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाइट कलर, सफेद का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो जो सत्व गुण को मानने वाले जो प्रधान वो लोग होते हैं उस तरह के कपड़े का जो है इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। आप ब्रह्म कुमारी को देखते होंगे। ठीक है। तो वो ज्यादातर इसी तरह के वस्त्रों का धारण जो को करती है, जो व्हाइट कलर के होते हैं। तो उसमें सत्व गुण के प्रधानता को प्रदर्शित करने का प्रयास वहां पर किया जाता है। दूसरा क्या है? रजस, या इसको हम लोग राजसिक कहते हैं गुण। ठीक है। जो रजस या राजसिक गुण होता है इसको एक तरह से फ्लिकिंग एंड एक्टिविटी स्टेट कहते हैं। मतलब जिसमें आप उछल कूद करने वाले क्रियाशील व्यक्ति के रूप में। और इसकी जो विशेषता है, डिजायर, फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फलेसनेस, एक्साइटमेंट, वर्कोलिक, एम्बिशियस, काओस, रेस्टलेसनेस एंड एंग्री, ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ज्यादातर जो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट जो गुरु होते हैं, जो मैनेजमेंट में जो चीजें यूज की जाती हैं वो ज्यादातर यही सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो जो रजस गुण है, रजस पर्सनालिटी है, वो मैनेजमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। और जो सात्विक पर्सनालिटी है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए या इस तरह के काम के लिए जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और कूद फान की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो ज्यादा सुटेबल है। रजस जो होता है इसको सिंबलाइज करते हैं रेड कलर से। ठीक है। रेड, रेड को आप कहते हैं ना कि एनर्जी का कलर होता है। और जो व्हाइट क्या होता है, वो सादगी का, स्वच्छता का, सच्चाई का प्रतीक होता है। अब तीसरा जो इसमें करेक्टर है वो है तमस गुण का। तो तमस में क्या होता है कि ये एक प्रकार से
ओवर एक्टिंग, रजस जो होता है ओवर एक्टिंग, और तमस क्या होता है, ये जो है अंडर एक्टिंग। ठीक है। और सत्व क्या है, बैलेंस। तो सत्व एक्टिविटी और इनर्सिया का बैलेंस, रजस ओवर एक्टिव और तमस अंडर एक्टिव। ठीक है। तो ये सबसे लो गुण होता है, मतलब सबसे पुअर गुण माना जाता है। और इसको सिग्निफाइज करते हैं इल्यूजन से, इग्नोरेंस से, मेंटल डलनेस से, लेजीनेस से, ग्रीड से, कंफ्यूजन से, अटैचमेंट, हैवीनेस इन माइंड एंड बॉडी। और इसको सिंबलाइज करते हैं डार्क कलर से। ठीक है। खासतौर से ब्लैक। ठीक है। तमस कहते हैं ना उसको, अंधेरा, तो ये अंधेरा वाला है। अगर हम इस त्रिगुण थ्योरी के आधार पर पर्सनालिटी टाइप्स की चर्चा करें, ठीक है, तो अपने कैटल की 16 पीएफ के बारे में पढ़ा, अभी मुझे ही पढ़ाना है, पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ेंगे आगे। लेकिन त्रिगुण में भी पर्सनालिटी के 16 प्रकार बताए गए। ठीक है। और कहा जाता है कि दोष के आधार पर, त्रिदोष के आधार पर व्यक्ति को 7 प्रकारों से क्लासिफाइड किया जा सकता है। कैसे? तो उसकी डोमिनेंसी, जैसे कि 3 अलग अलग हैं त्रिदोष में। ठीक है। वात, पित्त और कफ। तो एक वात की प्रधानता हो, पित्त की प्रधानता हो, और जो है कफ की प्रधानता हो। फिर वात पित्त की प्रधानता हो, वात कफ की प्रधानता हो, और पित्त और कफ की प्रधानता हो। और 3 3 6 हो गया। और 7वां होगा जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों की प्रधानता हो। ठीक है। तो ये 7 प्रकार के पर्सनालिटी के जो है टाइप्स हो सकते हैं, किसके आधार पर, त्रिदोष के आधार पर। लेकिन त्रिगुण त्रिगुण के आधार पर भी जो है 16 प्रकार की पर्सनालिटी होती है। ठीक है। तो कौन कौन सी है? तो अगर आप देखें तो तामसिक जो टाइप्स हैं, जिसमें पहला तामसिक टाइप में है पशव, जिसका पशव का मतलब पाश्विक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं आप। ठीक है। जिसका इंटेलिजेंस लो हो, ओवर, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। उसी तरह जो है मत्स्य है, इसको कहते हैं एक्सेसिव एंगर या इमोशनल अनस्टेबिलिटी। उसी तरह वनस्पत्य है, वनस्पत्य मतलब जो है वनस्पति के मतलब जड़ जिसको कहते हैं, मतलब मूर्ख टाइप का जिसको आप कह सकते हैं, वो वनस्पत्य में आता है। तो 3 जो है इस तामसिक जो टाइप है उसके 3 टाइप कहते हैं। ठीक है। अब सात्विक जो गुण है उसके आधार पर ये 7 तरह की पर्सनालिटी है। कौन कौन सी? ब्रह्मा है, जो इमोशनली स्टेबल हो। ऐसे जो लोग जो ज्यादातर जो है इमोशनली स्टेबल, ठीक है, जो प्योर इंडिविजुअल्स हैं, जो सभी के लिए समान चीजों को, हर चीज को समान रूप में देखते हो। दूसरा अर्थ है, जिसमें इंटेलिजेंस ज्यादा हो, इमेजिनेशन हो। ठीक है। और सैक्रिफाइस करने वाले हो। उसी तरह ऐंद्र है। ठीक है। ऐंद्र में क्या होता है, इसका जो खास तौर से इसमें एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और ब्रेवरी का गुण इसमें होता है। उसी तरह यमा है, यम जानते ही है, यम गॉड ऑफ डेथ, मतलब जिसमें शैतानी प्रवृत्ति हो, जिसको कहते हैं ना कि मारने काटने वाले। 5वां इसमें है वरुण, जो क्लीन और कंजर्वेटिव होते हैं। और उसी तरह से है कवेरा, जिसको कहते हैं कुबेर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कुबेर। तो ये कुबेर जो है ये गॉड ऑफ वेल्थ। ठीक है। जो ऐसे लोगों में जो है लग्जरी और प्लेजर की प्रधानता ज्यादा होती है। और 7वां इसमें जो सात्विक टाइप है उसको कहते हैं गंधर्व, जो खास तौर से कला में, साहित्य में, म्यूजिक में, डांस में, सिंगिंग में, इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो ऐसी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या ये गुण जिसमें होते हैं। अब जो तीसरा है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं राजसिक टाइप। ठीक है। राजसिक टाइप में भी 6 प्रकार है। ठीक है। जिसको कहते हैं असुर। असुर का मतलब ही आप जानते हैं, जो वायलेंट और जो इस तरह के लोग होते हैं। दूसरा होता है राक्षस। ठीक है। जो खास तौर से ईटिंग और स्लीपिंग
में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खाना और सोना। और तीसरा इसमें है पैस का, जो डरपोक होते हैं, बहुत ज्यादा लालची होते हैं, ठीक है। चौथा इसमें है सर्प। तो सर्प का आप जानते हैं मतलब है कि मतलब एक तरह से इसको आप कहें जो है टेरराइजिंग ब्रेवरी, मतलब इसको आप मूर्खता के रूप में समझ सकते हैं कि ऐसा काम जिससे और लोगों को परेशानी हो, ठीक है। जो जैसे खास तौर से आप देखते हैं जो हमेशा, जिसको आप कहते हैं खतरों का खिलाड़ी, ठीक है, तो उस तरह का इसका कंसेप्ट होता है। और पांचवा इसमें है पैत्र, ठीक है, जो ज्यादातर ग्रीडी और अनडिसिप्लिन्ड होते हैं। और छठा इसमें है शकुनी, ठीक है। तो जो शकुनी होते हैं, जो इनका जो है डिपेंडेंसी दूसरे पर ज्यादा होती है। महाभारत में शकुनी का कैरेक्टर तो आप जानते ही है, ठीक है, मतलब इधर की बात उधर लगाने वाले। ये त्रिगुण के 16 प्रकार हैं, मतलब त्रिगुण के आधार पर ये 16 प्रकार के पर्सनालिटी की चर्चा है। और त्रिदोष के आधार पर भी मैंने बताया कि 7 प्रकार त्रिदोष के आधार पर भी है। अब ये देखिए त्रिगुण और पर्सनालिटी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका सबसे पहले इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो आपके बुद्धि है, दैट प्रोसेस योर डेटा। एंड ये वहां पर ये ईगो है, मॉडिफायर। अब ये ईगो जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसी ये ईगो के 3 अलग अलग रूप है, ठीक है। यानी कि ये क्या, प्रकृति, प्रकृति से ही जो है ये ईगो डेवलप हुआ है, ठीक है। अहंकार जिसको मैंने शुरू में बताया, ये ईगो फ्राइड का ईगो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये मॉडिफायर के रूप में इसको देखा गया। तो सत्व, रजस और तमस। सत्व की क्या प्रकृति है, हैप्पीनेस, हार्मनी, प्योरिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी, ऐसे लोगों की होती है। और तमस की क्या है, सेल्फ इंडल्जेंस, पैशनेट एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी। और तमस क्या है, इम्बैलेंस, कियोस एंड डिसऑर्डर, जिसमें ज्यादातर होते हैं, एंड नेगेटिव पर्सनालिटी। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये और ये क्या है, सेल्फ सेंटर्ड, जो खास तौर से जो बिजनेस माइंडेड जो होते हैं, मैनेजमेंट के लिए। अगर उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखें तो जो तमस जो होती है टाइप पर्सनालिटी, वो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। अब एक पर्सनालिटी का मॉडल मैं आपको जो है उपनिषद से ही बता दूं कि जो है जैसे आरसी दास का जो मानना था, इन्होंने उपनिषद में जो दी गई पर्सनालिटी का मॉडल है, उसमें इस बात का जिक्र है कि ह्यूमन पर्सनालिटी के 5 कोष होते हैं, सीट होते हैं। और 5 सीट क्या है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ठीक है। अन्नमय फूड सीट होती है, प्राणमय इसको हम लोग वाइटल सीट बोलते हैं, एयर सीट। और मनोमय जिसको मेंटल सीट कहा जाता है, विज्ञानमय ये इंटेलेक्चुअल सीट है। और लास्ट है आपका आनंदमय, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लिस सीट, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग जो है पर्सनालिटी के सीट होते हैं, जिसके अब जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे आप अन्नमय से जो है आप यहाँ पर आनंदमय की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से उपनिषद में पर्सनालिटी को दिया गया। तो देखिए आनंदमय सबसे आंतरिक सीट है, ठीक है। और ये जो है अन्नमय सबसे बाहरी। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कोष का जो है एक तरह से कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। 5 सीट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बीइंग ऑफ आत्मा। तो सबसे जो है बाहरी सीट जिसको कहा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष, इस तरह से कोष। और ये क्या है, आत्मा, ठीक है, वन। अब यहाँ पर जो है अलग अलग चक्र है। जो अन्नमय है पहला चक्र है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो चक्र है, आपको एनर्जी के चक्र के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, कि आपको जो है शरीर में अलग अलग एनर्जी के चक्र होते हैं, ठीक है। उन चक्रों को आधार बनाकर यहाँ पर इस कोर्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, ठीक है।
एनर्जी के अलग अलग चक्र हैं। अगर आप योग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो कुंडलिनी होती है, जागृत करने की जो अवस्था होती है, तो वो अलग अलग जो चक्र हैं उन्हीं को जागृत कर किया जाता है। ठीक है, तो पहला चक्र है, दूसरा और चौथा और छठा चक्र, ये जो है प्राणमय से जुड़ा है। ठीक है, ये तीसरा चक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय सब मिलके बना है तीसरा चक्र। फोर्थ एंड सिक्स्थ चक्र में ये भी है, जिसको हम लोग कहते हैं माइंड मेंटल सीट, ये एनर्जी सीट है। और फिफ्थ और सिक्स्थ जो चक्र है आपका डिस्क्रिमिनेंट इंटेलेक्ट सीट है। और जो सातवां जो चक्र आपका होता है, जिसको ब्लिसफुल इल्यूमिनेटेड सीट कहते हैं, आत्मा, या इसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो सातवां चक्र आपका होता है, वो इस रूप में जागते हैं। तो ये कोर्स किस प्रकार से एनर्जी को जो है यूज करता है, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन है पर्सनालिटी के टर्म में। तो अगर हम इस रूप में देखें तो जो हिंदू ट्रेडिशन है पर्सनालिटी की, ठीक है, वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि पर्सनालिटी का इंटीग्रेशन, एक पर्सनालिटी जो है कुछ चीजों का इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। ठीक है, सत्संग मतलब गुड कंपनी से है, स्वाध्याय का मतलब रीडिंग हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक वेद, उपनिषद एंड भगवत गीता। लिविंग कुछ संगति, जो बैड जो कंपनी है उसको छोड़कर, इंटीग्रेशन ऑफ इमोशन, मेंटेनेंस ऑफ हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कंट्रोल ऑफ प्रिमिटिव अर्जेस एंड डायरेक्टिंग इमोशन टुवर्ड्स गॉड, यानी जिसको कहते हैं भक्ति। ठीक है, तो सत्संग, स्वाध्याय, ठीक है, उसके बाद कुसंगति, और जिसको आप फिर ये इसको भक्ति कहते हैं। तो इन चारों चीजों का, ठीक है, एक तरह से मिला जुला जो रूप है वो आपकी पर्सनालिटी है। तो योर पर्सनालिटी इज ए इंटीग्रेशन ऑफ सत्संग, स्वाध्याय, कुसंगति, लिविंग कुसंगति, इंटीग्रेशन ऑफ इमोशन, मेंटेनेंस ऑफ हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कंट्रोल ऑफ प्रिमिटिव अर्जेज एंड डायरेक्टिंग योर इमोशन टुवर्ड्स गॉड, मीन्स भक्ति। तब जाके आपके एक इंटीग्रेटेड और जिसको स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कहते हैं, ऐसे आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। हालांकि बहुत कुछ इसमें है, लेकिन क्योंकि एक टॉपिक के रूप में यहाँ दिया है, तो मैंने इस टॉपिक में जितना कवर हो सकता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मैंने खास तौर से जो है फोकस किया, जो त्रिगुण की थ्योरी थी, आपको त्रिदोष के बारे में बताया, और किस प्रकार से जो है अलग अलग उपनिषद में जैसे जो कोष के आधार पर पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, नहीं तो फिर बंद करें क्लास। सर एक सर आइडिया का क्वेश्चन था सर। एक सर, अगर हम लोग अब मैप करें वापस से जो हायरार्की ऑफ नीड्स था, और जब मास्लो ने 1940s में हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, तो सर वैसे ही जैसे आपने बोला कि अक्रॉस कल्चर्स हमारी नीड्स सेम रहती हैं, तो सर अगर हम एक सोशल साइकोलॉजी के लिए एक ऐसा पिरामिड बनाए जो सिर्फ सोशल वैल्यूज को एक पिरामिड में बनाता हो, या एक पिरामिड में क्लासिफाई करता हो कि पहले क्या फिर बाद में क्या, तो सर ऐसा कोई एक पिरामिड बनाया जा सकता है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? इन्हें किस चीज को क्लासिफाई करना है? सोशल नीड्स को, सिर्फ सोशल नीड्स को।
सोशल नीड में किसको रखोगे आप? सर मतलब जैसे कि मॉरल वैल्यूज हमारे कंट्री को लेकर के होगी, पैट्रियोटिज्म एक फीलिंग हो गई, और लव हो गई दूसरी फीलिंग, हेट्रेड हो गया। तो सर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स भी मिल सकती हैं तो दूसरों के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम सिर्फ सोशल वाली नीड्स को रखें एक पिरामिड में, तो सर हम्म। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है पहले से या किया जा सकता है, ऐसा ये पूछता तो मुझे तो जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ पिरामिड बनाया गया है। हालांकि नीड ग्रेटिफिकेशन में हायरार्की होती है इंडिविजुअल की, ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक नीड, जैसे मास्लो की नीड हायरार्की में ही हम लोग जब बात करते हैं, मास्लो कहते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड जब हमारी पूरी हो जाती है तब हम जो है लव बिलोंगिंगनेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक कल्पना करो आप कि एक बकरी को शेर के सामने रख दिया गया है, तो वहां पर उसकी नीड क्या हो? बकरी भूखी बहुत हो, पहले उसकी बायोलॉजिकल नीड आएगी कि पहले उसकी सेफ्टी नीड आएगी? है। सर सेफ्टी नहीं लाई। तब तो इस हिसाब से तो मास्लो फेल हो गए, ठीक है। उसी तरह से हमारे यहाँ भाई जो संत महात्मा हैं, जिसको आप सही में संत कहते हैं, वो बाबा राम रहीम टाइप के नहीं, तो वो तो अपने बायोलॉजिकल नीड या नीचे की जो नीड है उनको जो है बिना ग्रेटिफाई की ही जो एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उनको सोशल, अब रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमेशा सोशल रिकॉग्निशन में ही लगे रहते हैं पतंजलि के प्रचार में। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता है, जिनको कोई नीड फॉर रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है। दे आर प्रोग्रेसिंग इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हायरार्की एक जनरल ट्रेंड है, ऐसे दिया है इन्होंने, ठीक है। उसी तरह से किसी भी चीज को, मतलब किसी भी नीड के ग्रेटिफिकेशन की जो है क्या कह सकते हैं कि अपनी एक प्रेफरेंस हो सकती है, अपनी हायरार्की हो सकती है, बट वो अक्रॉस द पीपल सही आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग लोगों से पूछते हैं जब बाजाजते हैं तो भाई किसी के लिए एक नीड ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए दूसरी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हो, तो अगर भाई देशभक्त आदमी है तो उसके लिए पेट्रियोटिज्म की नीड ऊपर हो सकती है। लेकिन भाई हम एंटी सोशल हैं या एंटी नेशनल हैं तो हमारे लिए पेट्रियोटिज्म यूजलेस है, ठीक है। तो ये हायरार्की मेरे ख्याल से तो अभी कैसा कुछ हुआ होगा, रिसर्च हमको बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके सर। और बाकी सब सोए हुए हैं बस तो? नहीं सर, मैं हूँ। हो, कल रात को मुझे कोई मैसेज आया था नंबर के लिए, तुम लोगों में से कोई था क्या? एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ठीक है, न नाम लिखते हैं न पता लिखते हैं, वो क्या जानना चाह रहा है पता नहीं। चलिए, सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, वी ओके, विल थैंक मीट यू सर। इन नेक्स्ट क्लास।